नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देश के लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां टकराव से ज्यादा जरूरत समाधान की है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, एक इस्तीफे का नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था का है जिस पर युवाओं के सपने टिके। पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली को लेकर उठे सवालों के बीच केंद्र सरकार ने संवाद का रास्ता चुना। सरकार और सीजेपी के बीच हुई बैठक में मुआवजा देने और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामलों को वापस लेने जैसे मुद्दों पर सहमति बनी। वहीं बाकी मांगों पर सरकार ने विचार के लिए समय मांगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साफ कर चुके हैं कि पेपर लीक कोई सामान्य विषय नहीं है। दोषियों पर शिकंजा कसा गया है और अब फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए ऐसे मामलों को जल्द निपटाया जाएगा। वहीं सोनम वांगचुक ने भी अपना अनशन खत्म करते हुए कहा कि छात्रों का मुद्दा सबसे अहम है, उनके लिए छात्रों पर कार्रवाई रुकना ज्यादा जरूरी। इस्तीफा इस समय सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले में एक सवाल विपक्ष से भी है कि क्या छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दे पर सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी होनी चाहिए या फिर संसद के अंदर गंभीर चर्चा के जरिए समाधान का रास्ता तलाशना चाहिए। लोकतंत्र में सवाल भी जरूरी, समाधान भी और संवाद भी। आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या अब लोकसभा शांतिपूर्ण तरीके से चल पाएगी। जो हमारी मेन डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड उन पे सरकार पॉजिटिव है। उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। क्या वाकई में सख्त एक्शन के साथ यह आंदोलन अपने अंतिम पड़ाव की तरफ, या कहें कि जिस मांग के साथ यह आंदोलन शुरू हुआ था उसके इर्द गिर्द सहमति बनती नजर आ रही। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता महिपाल महला जी, कांग्रेस प्रवक्ता मीनाक्षी जैदी जी और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सुभाष शर्मा जी। मीनाक्षी जी, शुरुआत आपके साथ। क्या मानकर चलें कि अब लोकसभा के अंदर अपोजिशन अपनी एक बेहतरीन भूमिका निभाते हुए सदन को चलने देगा और जो भी देश से जुड़े महत्वपूर्ण बिल है उस पर समर्थन करेगा, या जो भी सवाल उठाने वो सवाल उठाएगा लोकतांत्रिक तरीके से? देखिए, बिल्कुल विपक्ष पहले भी यही चाह रहा था कि सदन में कोई सार्थक चर्चा हो, और अगर कोई बहुत ही राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक महत्वपूर्ण मुद्दा था तो वो इस टाइम नीट के पेपर लीक को लेके जो आंदोलन हो रहा था और जो उससे पूरे स्टूडेंट्स को जितना भी सब कुछ झेलना पड़ा, चाहे वो नीट पेपर लीक जिनके घरों में बच्चों ने सुसाइड कर लिया या जिनको दोबारा पेपर देना पड़ा, या जो लोग अभी वहाँ पे आंदोलनरत थे उस दौरान जो भी पुलिस द्वारा एट्रोसिटीज की गई और जैसे एक लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया गया, तो उस सब के बीच में विपक्ष यही चाह रहा था कि इस मुद्दे पर एक सार्थक बहस हो। उसके लिए लोकसभा में चर्चा करना चाह रहा था। राज्यसभा में चर्चा करने के लिए वहां पे नियमों के तहत वहां पे एक अनुमति भी मांगी गई थी, लेकिन हमेशा की तरह जो हमारा वर्तमान सरकारी तंत्र है उन्होंने वो परमिशन नहीं दी, क्योंकि वो किसी भी सार्थक बहस से बचते हैं। उन लोगों के पास किसी भी चीज का जवाब नहीं है। आप अभी जब अपना डिस्कशन इनिशिएट कर रहे थे तो आपने 2 बातें कही, उनकी तरफ मैं ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगी, पूरे सारे चैनल के मेंबर्स का। आपने कहा कि अभी एक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने की घोषणा की है कल मोदी जी ने। बिल्कुल हम स्वागत करते हैं अगर ऐसी कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट बनती है और उसमें कोई एक्सपीडाइट होते हैं मामले। उसमें आपने कहा कि इस फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर 3 महीने के अंदर केसेस का निपटारा किया जाएगा, लेकिन अभी 2 महीने तो ऑलरेडी नीट पेपर लीक हुए हो चुके हैं, उसके बाद रीपेपर भी हो गया है, लेकिन अभी तक जो भी दोषी थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जो सरकार ने कानून बनाया था, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कानून था, वो 21 जून 2024 से लागू कर दिया गया है, जबकि उसको जो राष्ट्रपति की जो स्वीकृति थी वो फरवरी 2024 में मिल गई थी, लेकिन पता नहीं उसको लागू करने के लिए किस चीज का इंतजार कर रहे थे। फिर एक यूजीसी नेट का पेपर लीक होता है, उसके बाद आनन फानन में उसको
21 जून 2024 को लागू कर दिया जाता है, लेकिन लागू करने के बाद भी आज तक उसके अंदर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाई है। उसके अगर हम उसके कंट्रास्ट में देखें तो जो राजस्थान सरकार ने पेपर लीक के ऊपर एक बहुत ही सख्त कानून बनाया था, जिसमें 10 करोड़ तक की जुर्माने का प्रावधान था या आजीवन सजा का प्रावधान था, उसमें बहुत कार्रवाइयां की गई, लेकिन जो सेंटर का कानून था उसके दौरान कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। और दूसरा, आपने एक और चीज की तरफ ध्यान आकर्षित किया था कि क्या अब ये आंदोलन अंतिम पड़ाव में है, तो उस पे मैं कहना चाहूंगी कि इस आंदोलन से जो क्वेश्चंस अराइज हुए हैं वो बहुत लार्जर क्वेश्चंस हैं। इस्तीफा देना या नहीं देना वो तो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक मुद्दा है, लेकिन जो असली मुद्दा है वो शिक्षा में सुधार करने का मुद्दा है, हमारे नौनिहालों के भविष्य का मुद्दा है, और वो भविष्य नौनिहालों का नहीं, हमारे देश मतलब का। अगर एक सार्थक बहस होती है मैम, क्योंकि एक कैबिनेट से मंजूरी और मिली है, कैबिनेट से पेपर लीक संशोधन विधेयक जो शायद इंट्रोड्यूस होगा कल या परसों में, उसको लेकर भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, तो कांग्रेस उसको लेकर एक सार्थक चर्चा के लिए तैयार है। हम तो सार्थक चर्चा ही करना चाह रहे हैं, और कैबिनेट में जो वही, इसीलिए तो आपका ध्यान जो पुराना कानून था उसकी तरफ लेके आई कि 21 जून 2024 उसमें तो मैम अभी भी बहुत कमी है, क्योंकि उसमें शायद 3 साल तक की सजा का ही प्रावधान है। जो भी है, तो वो जब उससे पहले एक नजीर के रूप में राजस्थान का कानून था सामने, तो हमें तभी उससे एक नजीर लेते हुए उस कानून को तभी अपना इफेक्टिव बनाना चाहिए था बहुत। लेकिन हो क्या रहा है अभी, जो एनडीए आप ये कह रहे हैं कि के जैसे राजस्थान में 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है, उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है, इतना कठोरता केंद्र सरकार की तरफ से भी जो आने वाला संशोधन है उसके अंदर होना चाहिए। वापस मैं आपके पास आऊंगा, महिपाल महला जी, ऐसा नहीं लग रहा है कि इस पूरे आंदोलन को एक बार हम एक्सट्रीम लेवल पर लेकर गए, फिर वहां से हम उस पर समझौते या डायलॉग को शुरू कर रहे हैं? क्योंकि देखिए ना, बीते 24 घंटे की इन्वॉल्वमेंट देखिए, एक तरीके से अपडेशन देखिए, प्रधानमंत्री मोदी भी बयान दे चुके हैं, बाकायदा जो सीजेपी के जिनको नॉमिनेट किया गया उनके साथ 2 मुलाकात भी हो चुकी है, देर रात को सोनम वांगचुक को जूस भी पिलाया गया है। क्या ये सब कुछ तो बहुत पहले भी हो सकता था, लेकिन फिर भी क्या मानकर चले कि अब सब कुछ शांति से आगे बढ़ेगा? देखिए विजेंद्र जी, ये मुद्दा नीट आंदोलन कोई भाजपा, कांग्रेस या किसी राजनीतिक दलों का नहीं, ये पूरे देश के लिए गंभीर समस्या है, जिसके समाधान की तरफ हम अग्रसर हैं, और इसका कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जल्द संवाद से समाधान निकल जाएगा। और छात्रों की सरकार है और सरकार के छात्र हैं, हम कहीं अलग अलग नहीं है। अब जो रास्ता डायलॉग से आगे बढ़ रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में इस आंदोलन का पटाक्षेप होगा, और जो पूरा देश ये चाहता है कि कठोर कानून बने और दोबारा इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए हम ठोस कदम उठाने का काम करेंगे। देखिए, दुर्घटना हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम इस बात को मानते हैं, पर दुर्घटना होते ही उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट किस तरह से प्लान किया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सरकार की संवेदनशीलता, ये सर विजेंद्र जी, 3 मई को नीट का एग्जाम होता है, 3 या 4 दिन बाद एक इस तरह की चर्चा आती है, गैस पेपर आता है कि नीट के पेपर में धांधली हुई है। 12 तारीख को सरकार ने 3 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में 9 दिन में सरकार ने इनिशियल स्टेज पे जांच करवाई। 12 तारीख को पेपर रद्द कर दिया जाता है, सीबीआई को जांच सौंप दी जाती है, 13 लोगों की गिरफ्तारी होती है। 15 दिन के भीतर भीतर री नीट का एग्जाम शेड्यूल जारी हो जाता है। 21 जून को नीट की एग्जाम हो जाती है, पूर्ण पारदर्शिता से हो जाती है। 16 जुलाई को रिजल्ट आ जाता है। ऐसा थोड़ी ना कि भाई अगर पेपर लीक हो गया तो दोबारा कराएंगे ही नहीं, सब सरकारी कराती है। लेकिन आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि भाई हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं, मानिए गाड़ी में कोई चल रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, पता चला कि सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी उसने, दोबारा फिर चला वो, फिर एक्सीडेंट हो गया, इस बार पता चला कि ओवर स्पीड थी, तीसरी बार फिर चला वो, उसका फिर एक्सीडेंट हो गया, इस बार पता चला कि उसने रोंग साइड से टर्न ले लिया। तो 3 महत्वपूर्ण चीज तो हमारे सामने आ गई ना, पहला सीट बेल्ट लगानी है, दूसरा ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, और तीसरा रोंग साइड टर्न नहीं लेना। ये तो हो गया ना। मैं अब समझिए मैं क्या कह रहा हूं, 24 में पेपर लीक हुआ, 25 में पेपर लीक हुआ, 26 में पेपर लीक हुआ, 3 बार अलग अलग पैटर्न था। अब इसको लेकर इसरो के जो एक अधिकारी थे राधाकृष्णन जी, उनकी कमेटी बनी, बहुत अच्छी बात है। उस कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन दे दिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब उस रिकमेंडेशन में ये था कि भाई बेल्ट लगानी है, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, रोंग टर्न नहीं है, आप आसानी से पेपर करा सकते हैं। आप समझ रहे हैं कहने का मतलब? वो तो एग्जीक्यूट ही नहीं किया। विजेंद्र जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सीट बेल्ट भी लगेगा, ड्राइविंग की स्पीड भी बिल्कुल लिमिटेड रहेगी,
ट्रैफिक नियमों का पालन भी होगा। और अब जो फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन से लेके जो चीजें और दुरुस्त हो रही हैं, ये इंजन की कहीं ना कहीं, इंजन में चाहे ग्रीस हो, चाहे ऑयल हो, चाहे और टेक्निकल खामी हो, इंजन को भी ठीक करने का काम किया जा रहा है कि इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो कि देश का कोई भी, हमारा नैनीहाल एग्जाम में हुई धांधली की वजह से फांसी के फंदे पे जाए। इस बात के पुख्ता इंतजाम हम करें, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है और भारतीय जनता पार्टी इसमें आगे बढ़ के काम कर रही है। रही बात, माननीय मीनाक्षी जी का बड़ा मैं सम्मान करता हूं, राजस्थान का उदाहरण दिया। माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी लगातार लंबे समय से कहते आ रहे हैं, पर मैं तो बड़ा हतप्रभ हूं कि 2 दिन पहले गोविंद सिंह डोटासरा जी का एक बयान पुराना निकल के आया, जब शिक्षा मंत्री थे, कि शिक्षा मंत्री एग्जाम करवाता है क्या? जब मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करोगे तो लठ नहीं तो क्या लड्डू मिलेंगे क्या? अरे सारे दिन आप समोसे कचौरी खाते हो और फिर बाहर जाके ज्ञान देते हो कि तली हुई चीजें नहीं खानी चाहिए। पहले आप तो उदाहरण पेश करो, पहले कांग्रेस पार्टी तो अपने उदाहरण पेश करे, भारतीय जनता पार्टी तो पहले दिन से संवेदनशील और हम छात्रों के साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे। उसके बाद कितनी सीटें मिली उन्हें 2023 के इलेक्शन में? जनता ने जवाब दिया। हाँ, तो आप जनता ने जवाब दिया, सरकार से बाहर किया, पर आज भी उम्मीद के साथ जहां विजेंद्र जी सरकारें हैं, इसीलिए तो उम्मीद के साथ लेकर आए, चाहे हिमाचल हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे जहां इनके और एक बड़ी वजह रही है कांग्रेस के जाने में युवाओं के आक्रोश की और बैक टू बैक पेपर लीक होने की। सर मैं ये बड़ी वजह रही है। विजेंद्र जी, यदि मैंने कोई गलती की है, मैं खुदा नहीं हूं, मैं गलती कर सकता हूं, अपनी गलतियों से नहीं, दूसरा जो गलती कर चुका हो तो उससे भी सीखने की जरूरत होती है, उनकी गलतियां गिनाने की जरूरत नहीं होती है। सुभाष शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो सुभाष शर्मा जी सीना चौड़ा करके इस बात को बता रहे हैं, क्या मैं ये मानूं, सुभाष शर्मा जी, क्या मैं मानूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल रात को उस संदेश के साथ एक चीज स्पष्ट कर दी? उन्होंने स्पष्ट कर दी कि सरकार यूथ को सुन रही है, सरकार उनके समस्या को समझ रही है, सरकार उनके साथ डायलॉग को तैयार है, सरकार उनके हिसाब से खुद के नेचर को और सिग्नेचर को बदलने को तैयार है। और वो इसलिए तैयार है क्योंकि वो नहीं चाहती कि यूथ लंबे वक्त तक सड़क पर रहे, क्योंकि अगर सड़क पर लंबे वक्त तक यूथ रहा तो फिर स्थिति बहुत अलग हो सकती है। राइट। सो देखिए, 2012 के बाद में मोदी सरकार पहली बार ऐसा लगा कि ये दिक्कत में है। अदरवाइज डिमोनेटाइजेशन मैं बस थोड़ा सा सही कर रहा हूं, 2014 के बाद, 12 नहीं सर, 2014 के 12 साल में मैं वो 12 साल में मैं 12 साल बोल रहा हूं, कोई बात नहीं, तो 12 साल के बजाय 2012 निकल, कोई बात नहीं सर। 2014 से ये 12 साल का जो पीरियड है, ये 12 साल में पहली बार ऐसा लगा कि सरकार कहीं ना कहीं पशुपस में आ चुकी है और पसीने आए सरकार के। अदरवाइज डिमोनेटाइजेशन के टाइम आम जनता सरकार के इस यूटोपिया में फेवर में थी कि पता नहीं क्या होगा अब, और अब हमारे दिन सुधर जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे। ठीक है। शाहीन बाग के मामले में देखें, शाहीन बाग के धरने हुए, उसमें सीएए का जो मसला था, उसमें राष्ट्र की एक ऐसी नैरेटिव पेश हो गई कि राष्ट्र विरोधी मान लिया गया, और वो उसमें जो शामिल थे लोग वो ऐसा किया भी उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है। अभी भी जो दिल्ली में पड़ाव डला हुआ है, इसमें बहुत सारे तत्व उस तरह के आए हुए हैं, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे तत्व हैं इस तरह के जो चिकन नेक की बात करते हैं, कभी कोई और बात करते हैं, कभी वो जिंदा है, फलाना है, वो वापस आएगा, इस तरह की बातें होती हैं। तो वो सारे आंदोलन जितने भी हुए उसमें सरकार के ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, जनता ने ही सरकार का काम कर दिया जी। जनता ने उन तत्वों की जो सोशल मीडिया पे धुनाई की है वो सरकार के पक्ष में चली गई, एक नैरेटिव अलग पेश हो गया। लेकिन इस बार चूंकि देश का यूथ सड़क पर था तो सरकार के समझ में नहीं आया पहले कि किया क्या जाए, और ये इतने दिन का जो समय लगा है वो भी सरकार पहले शायद यही सोच रही थी, जो सरकारों की नेचर होती है, ये कोई कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, अंग्रेज के जाने के बाद हमारी सरकारों की नेचर बन गई है कि पहले वो तपाते हैं, देखते हैं कितना प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है, कितना नुकसान हो सकता है, हमें क्या फर्क पड़ेगा, ये सारा काम देखा जाता है पहले, ब्यूरोक्रेटिक अंदाज चलता है, पूरे सरकारी बाबू इसी बात की रिपोर्टिंग करते हैं नेताओं को, नहीं सर ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस बार पहली बार सरकारी बाबू ने हाथ खड़े किए और सरकार की नींद हराम हुई। ये जो फर्क है, ये फर्क पिछले 12 साल में अब देखने को मिला। पहली बार इस सरकार को यह सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि भाई जनता में आक्रोश तो है, बेरोजगारी का, सर इसको मैं ऐसे कहूं कि मैं दो चीजों को आपके साथ और साझा करना चाहता हूं। आपने कहा कि भाई वहां पे आक्रोश रहा और कुछ लोग एलिमेंट्स ऐसे भी आए जो अपनी रोटियां सेक गए। सर ये तो नीति है सर, आग कहीं पर लगेगी तो कुछ बुझाने आएंगे, कुछ रोटियां सेकने आएंगे, लेकिन इस देश में जो रोटी सेकने वाले हैं ना, उनके साथ इस बार नहीं थे बहुत ज्यादा लोग, लेकिन शायद देश के अंदर ये संदेश गया कि कुछ जैनवन लोग हैं और जैनवन को लाठियां पड़ गई हैं, इसलिए शायद ये एजिटेशन इतना बढ़ गया। दूसरा आपने शब्द इस्तेमाल किया चिकन नेक। मैं अपने दर्शकों को बस ऐसे ही बता रहा हूं,
अब चिकन नेक नहीं बचा सर, अब तो एलिफेंट ट्रंक हो गया है। आपको शायद आपने पढ़ा होगा सर कि 21 किलोमीटर की जो परिधि थी, एरिया था, वो अब 42 किलोमीटर हो गया। सेना ने उसको धीरे धीरे लेके उसको एलिफेंट ट्रंक बना दिया है। तो ये तो उपलब्धि है खैर, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो अब सरकार नए अपडेशन ला रही है कि भाई हम पेपर लीक संशोधन विधेयक लेकर आएंगे, कैबिनेट से मंजूरी मिल गई, प्रधानमंत्री ने संदेश दिया, सीजेपी के नेताओं के साथ बातचीत हो रही है, इसको आप एक सकारात्मक पहलू के तौर पर देख रहे हैं? ऐसा है विजेंद्र जी, आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि जैसे कि हमेशा होता आया है कि इस तरह के जो मुद्दे होते हैं वो दलगत राजनीति की भैंस चढ़ जाते हैं, और कांग्रेस ने इसी बात का फायदा भी उठाया, और जो कि विपक्ष की पार्टी होने के नाते उठाते भी हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी ने भी उठाया था, आम आदमी पार्टी ने भी उठाया था। तो ये कांग्रेस का जो दलगत राजनीति के तौर पर इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज करने का जो मामला था, इसमें ये सीजेपी के लोग नहीं आए और कांग्रेस को एक नई प्राणवायु मिली जिसको कहते हैं। अब जहां बात आप कर रहे हैं सकारात्मकता की कि इन कानूनों से क्या होगा, देखिए कानून राजस्थान सरकार ने भी पास किया। राजस्थान सरकार में जो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस नीति सरकार थी, कांग्रेस नीति सरकार को, कांग्रेस पार्टी को, राजस्थान की कांग्रेस पार्टी को कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है इस इश्यू के ऊपर बोलने का, क्योंकि इतना अपराध उस समय हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है। और ये जो अभी जो कांग्रेस अध्यक्ष बने हुए हैं, ये उस समय इनके तबादलों तक के ऊपर मुख्यमंत्री ने कहा कि तबादलों में पैसे लिए जा रहे हैं। ये तो इनकी शिक्षा का हाल था। ये इनके हाल थे कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिले हुए थे, इनके कई नेता उसमें पैसे लगे हुए हैं, इनको तो कोई मॉरल ग्राउंड ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी को नेशनल जो लेवल है उसके ऊपर एक प्राणवायु मिलने का काम हुआ, लेकिन अब चूंकि सरकार को लगा कि भाई कहीं कांग्रेस ले उड़े, तो ये जो कानून है, कानून से कुछ नहीं होगा। आईपीसी थी, उस जमाने में भी काम होते थे, अपराधी के खिलाफ उन कानूनों में भी कार्रवाई हो सकती थी। ऐसा थोड़ी है कि आपको नए नए कानून लाने हैं और नए नए फास्ट ट्रैक अदालतें बन जाएंगी तो उससे कुछ हो जाएगा। मंशा क्या है, नियत क्या है, असल काम इसका होता है। आपकी मशीनरी जो है वो इतनी असंवेदनशील है, सरकारी जो स्तर है वो जरा देखें आप जरा। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से और 3 महीने की डेडलाइन तैयार होने से कुछ नहीं होगा। मैं एक उदाहरण देता हूं सर, एक आम आदमी को 20 किलोमीटर के सड़क पर चलने के लिए 20 रेड लाइट क्रॉस करनी पड़ती है और आधे घंटे से 40 मिनट लगते हैं, लेकिन वहीं पर कोई वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो उसी 20 किलोमीटर के लिए आपको 7 से 8 मिनट लगते हैं, क्योंकि सारे सिग्नल फ्री होते हैं, जगह जगह सिक्योरिटी होती है, फास्ट ट्रैक हो जाता है। तो अगर मानो इस तरीके के संगीन अपराध फास्ट ट्रैक होते हैं और 3 महीने की डेडलाइन होती है तो एक्शन तो होगा सर, कैसे नहीं होगा? देखिए हमारी मशीनरी तो वही रहेगी ना, उसको तो कहीं बदलने से रहे हम जी, गिरफ्तार करने वाले एजेंसी तो वही रहेगी, तो उसको कहां से लाओगे आप? वो नयापन कहां से करोगे आप? उनकी मानसिकता कैसे बदलोगे? उनका अंदर का जो भ्रष्टाचार है उसको कैसे खत्म करोगे? जी सर, आप जरा देखिए सरकारों की स्थिति क्या है, असंवेदनशीलता है। मैं यहां इशारा कर रहा हूं, ठीक है, अच्छी बात है, सरकार सोच रही है, और ये जो आंदोलनकारी नेता हैं इनके भी समझ में आ रही होगी कि भाई इसका रास्ता क्या हो सकता है। जब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का इतना बड़ा संजाल है, एक पूरी के पूरे बड़े लेवल पर माफिया का काम चल रहा है, ऐसे में पेपर लीक तो होगा ही होगा, गारंटीड। आप अखबारों के बड़े बड़े विज्ञापन देखते हैं, बड़े बड़े पोस्टर छपे हुए लगे हुए हैं। मैं इसी मुद्दे पर ही रहना चाह रहा हूं सर, मेरे पास 2 पैनलिस्ट हो रहे हैं, मैं एक लाइन में और आपसे जानना चाह रहा हूं। सोनम वांगचुक ने शाम को जूस पिया, देर रात को जूस पिया, और उन्होंने कहा कि इस्तीफा मेरे लिए प्राथमिकता नहीं है, जबकि इस्तीफे के साथ ही इसी प्राथमिकता के साथ आंदोलन शुरू हुआ। तो मैं ये कहूं कि सर टाइम इज अ हिलर, जिन्होंने समझाया कि भाई फिलहाल तो आप समेट लीजिए सब कुछ, बाकी बाद में देख लेंगे। सोनम वांगचुक ने एक बहुत बड़ी बात कही है, वो हम नोटिस कर पाए या नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि मैं जीना चाहता हूं, मैं जीना चाहता हूं जी। ये बड़ी बात है विजेंद्र जी, ठीक। ये हताश और निराशा की कहानी है, ठीक है। जीना चाहता हूं का मतलब क्या होता है? वो मरने के कगार पर है आदमी, समझ गए सर। तो ये संवेदनशीलता की पराकाष्ठा है कि नहीं? ठीक है सर, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं, और मुझे लग रहा है देश भी समझ गया होगा। महिपाल महला जी, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट कब तक बनेंगे, कितने बनेंगे, और किस तरीके से इसको तैयार किया जाएगा, इसको लेकर भी कुछ बताया जाएगा, या फिर कहेंगे कि भाई एक बार आंदोलन खत्म हो जाए उसके बाद देख लेंगे? सर पूरा मसौदा तैयार है, केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, चर्चा के लिए आ रहा है। चर्चा में सारे बहस के सब बिल्कुल सामने होगा, टेबल पे होगा, सारे पहलुओं पे चर्चा होगी, और इस बात के पुख्ता इंतजाम हो रहे हैं कि भविष्य में कहीं भी पेपर माफिया गर्दन उठा के नहीं देखे और इस तरह की घटनाएं नहीं हो, उसी के लिए पुख्ता इंतजाम करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं सुभाष जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन से चीजें ठीक नहीं होंगी। बहुत बड़े उदाहरण पेश किए जाएंगे, बहुत बड़ी मिसाल होंगी, और देश और प्रदेश में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट एक मील का पत्थर साबित होगा। महिपाल जी, अभी देश में कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट चल रहे हैं? अब ये मत कहिए एक भी नहीं है।
कितने चल रहे हैं? बहुत चल रहे हैं फास्ट ट्रैक सर। मैं यही तो कह रहा हूं कि उनमें मामला निपटारे का प्रतिशत कितना है सर? जो सामान्य कोर्ट है और फास्ट ट्रैक कोर्ट है, उन दोनों में आप देखिए ना, रात और दिन का फर्क है। अब न्यायपालिका तो न्यायपालिका से हिसाब से काम करेगी, आपके पास अपर ऑप्शन भी है, पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सर 3 महीने की डेड, जहां मैं यही कह रहा हूं 13 साल लग जाते हैं मुकदमों को निपटने के लिए, वहां 90 दिन की एक डेडलाइन में आप मतलब ए से लेके जेड तक, और बहुत सारे निर्भया कांड से लेके बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं सर जहां 10-10 साल लगते थे, वहां आपको 6-6 महीने में सजा हो गई है सर। नहीं, हम तो पूरे तरीके से पॉजिटिव नोट के साथ ही बात कर रहे हैं सर कि होना चाहिए भाई, सिर्फ ऐसा तो नहीं है छात्री 15 दिन के अंदर तैयारी करके दोबारा एग्जाम देगा। फास्ट ट्रैक कोर्टों के माध्यम से बहुत सारे ऐसी मिसालें पेश हुई हैं, सजा मिलनी चाहिए, उतनी स्पीड में मिलनी चाहिए। 10-10 साल लग जाते थे, मीनाक्षी 6 महीने में फांसी की सजा। मैम, अगर ये बिल इंट्रोड्यूस होता है, और मैं अगर शब्द हटा देता हूं, बिल तो इंट्रोड्यूस होना ही है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि कांग्रेस और अपोजिशन अलग ही लेवल पर हंगामा करना शुरू कर देगी? देखिए, विपक्ष जो है वो विपक्ष चाहता है कि किसी भी मुद्दे पर सार्थक बहस हो, और वो जो भी बिल है वो डिस्कशन के लिए रखा जाए, और वो डिस्कशन रेगुलर मतलब एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हो। और इसमें जो ये मुद्दा है अभी कि हम पेपर लीक को किस तरह कंट्रोल करेंगे, उसमें आप फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात कर रहे हो, तो मैं आपको आंकड़ा बताऊं, आप आंकड़ा पूछना चाह रहे थे, तो इसमें डिस्पोजल का रेट 96% रहता है फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर, और अगर हम नॉर्मल कोर्ट में बात करें तो 3.3 केसेस डिस्पोज किए जाते हैं पर मंथ, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में 9.6% है। लेकिन एक और बात, हमें अगर हम कोई जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हीं लोगों को अगर हम अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, तो आप कितनी भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बना लीजिए, उससे कुछ होने का नहीं है। आज जैसे आज आपने एजुकेशन सेक्रेटरी को बदला, विनीत जोशी जी को बदला, ये वही विनीत जोशी जी हैं जिनके कार्यकाल में 2024 में भी पेपर लीक होता है, 25 में भी ऐसी सुगबुगाहट है कि वो लीक हुआ था लेकिन बाहर नहीं आया, और 26 में तो लीक होता ही है, वो सबके सामने ही है। और फिर आप उसकी कमान फिर एक ऐसे आईएएस अधिकारी को दे देते हो जिनका कि खुद का कार्यकाल पहले से ही कहीं ना कहीं एक सब्सिडी के मामले में और एलिगेशंस के मामले में उलझा हुआ है। तो आप जो दोषी है उनको तो कोई आप कह रहे हो कि अभी जैसे महिला जी कह रहे थे कि 33 लोगों की गिरफ्तारी हुई, कई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स होंगे कांग्रेस के टाइम में भी जो इस तरीके से ही दागदार रहे होंगे और बहुत अच्छे पद पर रहे होंगे। अब मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा, मैं सच में नहीं जाना चाह रहा, नहीं उसमें नहीं जाएंगे विजेंद्र जी, लेकिन जो इशू इन हैंड है उस पर डिस्कस करेंगे। मैं वही कह रहा हूं मैम, अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण होता है, अगर शांति से सब कुछ हो जाता है, तो कांग्रेस उसमें समर्थन करेगी। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं। बिल्कुल, अगर कोई कंस्ट्रक्टिव बात होगी तो उसमें अगर कोई स्टूडेंट्स के हित की बात है, देश के हित की बात है, इस एजुकेशन व्यवस्था को सुधारने की बात है, तो उसमें कांग्रेस पार्टी भी क्यों पीछे रहेगी? कांग्रेस पार्टी तो वो है जो राइट टू एजुकेशन लेके आई थी, सबके लिए सुलभ शिक्षा का अधिकार लेके आई थी। तो कांग्रेस तो एजुकेशन के मामले में बिल्कुल भी पीछे हटने वाली नहीं है। लेकिन बात यह है कि इसमें जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी अभी हमारे इस पूरे सिस्टम के अंदर खामियां हैं उन पे सुधार की चर्चा होनी चाहिए। ये सिर्फ जिसे कहते हैं, अभी आप भी ट्रैफिक के उदाहरण दे रहे थे और महिला जी भी कह रहे थे कि दुर्घटना हुई और दुर्घटना के बाद बहुत सेंसिटिविटी हुई। दुर्घटना के बाद सेंसिटिविटी होती है, पहले कुछ जो सेकंड होते हैं, कुछ मिनट होते हैं, वो किसी भी दुर्घटना के बाद। ठीक है मैम, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुभाष जी शुक्रिया, महिला जी आपका भी शुक्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर का